देश में रहते हैं, जब किसी भी राज्य का इलेक्शन रहता है, चुनाव प्रचार रहता है, तो चुनाव का प्रचार करने हमारे देश के प्रधान सेवक, वो अपने आप को प्रधान सेवक बताते हैं, वो विदेश से लौटते हैं, उस राज्य का चुनाव प्रचार करके फिर से वो देश से बाहर चले जाते हैं। और देश से बाहर जाके वो करते क्या है? पिछले साल भी हमने ये बात किया था, आज भी वो बातें सही है, लेकिन उसमें जो तब्दीली हुई है, उसमें जो बदला है, वो ये चीज बदला है कि पिछले साल से लेकर आज तक अगर भारत सरकार ने मजदूर विरोधी कानूनों को बदला नहीं है, लेकिन उसी के साथ साथ मजदूर लामबंद होके, एकताबद्ध होके पिछले साल के साथ साथ इस साल भी दिखाया है कि ऐसे तो सरकार चलेगी नहीं और ऐसा ना ही देश चलेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री 365 दिनों में से 300 दिन देश के बाहर रहते हैं। अभी ब्रजेश जी ने कहा कि गोरे अंग्रेज तो चले गए हैं, लेकिन भूरे अंग्रेज रह गए हैं। गोरे अंग्रेज आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे, बोले थे हम तो व्यापार करना चाहते हैं, हमको और कुछ नहीं चाहिए, हम बस व्यापार करना चाहते हैं, व्यापार का आजादी दे दो। 200 साल तक देश गुलाम रहा, 200 साल तक गुलामी झेलना पड़ा हमको। इस देश के मजदूर, इस देश के किसान अपना जान शहादत देके देश को आजाद करवाए, लेकिन उस समय भी कुछ लोगों ने कहा था, लाल झंडे वाले कुछ लोग उस समय भी थे और उन्होंने कहा था, भगत सिंह ने कहा था, 23 साल की उम्र में जो देश के लिए फांसी में चढ़ जाते हैं, उन्होंने तभी कहा था कि गोरे अंग्रेज तो चले जाएंगे, लेकिन सिंहासन में जो बैठेगा उसका रंग क्या होगा, इससे हमको मतलब नहीं है। हमको मतलब है कि देश जिनसे बनता है, देश का किसान, देश का मजदूर, उनके हक अधिकारों का क्या है। तो हम देखते हैं कि एक था कंपनी राज, ईस्ट इंडिया का कंपनी आया था व्यापार करने, 200 सालों तक गुलाम रखा, और अभी देश के हुक्मरान 70 साल हो गया है, बस रंग बदलाव है, लेकिन नियम वही है, कानून वही है। देश के मजदूर देश बनाते हैं। हम सवाल पूछना चाहते हैं कि अगर इस देश के गरीब, इस देश के मजदूर स्कूल चलाते हैं, कारखाने चलाते हैं, विश्वविद्यालय चलाते हैं, देश चलाते हैं, तो हमारे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का गारंटी कहां है? इस सवाल को आज हम पूछेंगे। हम पूछेंगे कि मजदूर का बेटा या बेटी, उसके लिए ये तय क्यों कर दिया गया है कि वो ठोकरे खाएगा जगह जगह, उसका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ नहीं पाएगा। जिस स्कूल में वो जाएगा उस स्कूल में मास्टर नहीं होगा, उस स्कूल में बिल्डिंग नहीं होगी, उस स्कूल में बाकी कोई भी सुविधाएं नहीं होगी, क्योंकि वो गरीब का बच्चा है। उसको ऐसा ही पढ़ाई लिखाई मिलेगा ताकि तय हो कि वो भी बड़ा होके जब वो काम करने लायक हो जाएगा तब वो मजदूर ही बनेगा। हम पूछते हैं कि 70 साल बाद ये कौन सा आजादी है? मजदूर यूनियन चलाने वाले लोग, हम छात्र संगठन में काम करते हैं, हम मिलजुल के बहुत सारा लड़ाई लड़े हैं। हम ये नारा देते हैं कि नेता का या मजदूर का हो संतान, सबको शिक्षा एक समान, स्कूल एक होगा, उसमें नेता का बच्चा जाएगा, जेएनयू के वीसी का बच्चा जहां पे जाएगा, जेएनयू के सफाई कर्मचारी का भी बच्चा वहीं पे जाएगा। ये सब तक नहीं होगा, तब तक आजादी नहीं है। तब तक ये नहीं चलेगा कि दलित का बच्चा सिर्फ टॉयलेट साफ करता रहेगा और ब्राह्मण का बच्चा जो है मुफ्तखोरी लोग लेके निकल जाएगा। दूसरे का बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ेगा और जेएनयू जो चला रहा है उसके लिए ये तय होगा कि वो बड़ा होके जेएनयू में ही काम करेगा, मेहनत करेगा। हम ये तय करना चाहते हैं कि जेएनयू में आज जो सफाई कर्मचारी है उनका बेटा या बेटी आने वाले दिनों में जेएनयू के बच्चों को पढ़ाएगा। जब तक ये गारंटी नहीं होता है तब तक हम नहीं मानते हैं कि आजादी है, तब तक हम नहीं मानते हैं कि हमारे हुक्मरान जो अच्छे दिन, विकास, भारत माता और पता नहीं क्या कह के हमारे बीच में दंगा कराते हैं। हमको ये याद रखना चाहिए कि दंगा मजदूरों के बीच में ही कराया जाता है, गरीबों के बीच में ही कराया जाता है। इनके बच्चे तो निकल लेते हैं ऑक्सफोर्ड और पता नहीं कहां। जो लोग हमको गुलाम करके रखे थे उनके देश में निकल रहते हैं, लेकिन हमारा क्या? हम सवाल पूछना चाहते कि आजादी के 70 साल बाद किसके जिंदगी का क्या महत्व होगा? क्या उसके पॉकेट से तय होगा? आज अगर कोई बीमारी हुई किसी मजदूर को, आज अगर डेंगू हो गया, जितने मात्रा में
तो दिल्ली जैसे शहरों में इस समय ये सब बीमारियां होती हैं। डेंगू हुआ, मलेरिया हुआ, बुखार हो गया, कितने दिनों में ठीक होंगे? कौन से डॉक्टर के पास जाएंगे? कहाँ है हॉस्पिटल? कहाँ है पब्लिक हॉस्पिटल? कहाँ है सरकारी हॉस्पिटल? सबको पता है, यहाँ पे जो मजदूर साथी है उनका ये एक्सपीरियंस है। एम्स में जाते हैं, कोई भी बीमारी होता है मजदूर एम्स में जाता है। एम्स का डॉक्टर मुंह देख के कि ये गरीब है, ये मजदूर है, ठीक से अगर हिंदी ना बोल पाए, अगर अपना बोली बोल लिया, अगर अपना भोजपुरी बोल लिया, अपने गांव का भाषा बोल लिया, तो डॉक्टर ठीक से देखता भी नहीं है। और अगर पॉकेट में लाख रुपए हो, अगर आप चोर हैं, अगर अपने मजदूरी का तनख्वाह चोरी करके आप अमीर हुए हैं, तो आपको छींक भी आ जाए, आप चले जाएंगे फोर्टिस में। बड़े बड़े डॉक्टर इसी कमरे में आपका फॉल दबाएगा। जिंदगी का महत्व जब तक किसी देश में पॉकेट में कितना पैसा है वहां से तय होगा, तब तक हम नहीं मानेंगे कि इस देश में आजादी आया है, और तब तक इस देश के मजदूर आजादी का लड़ाई लड़ेंगे। तब तक देश के हुक्मरानों को यह सोचना होगा कि तुम्हारा ताज आज गया कि कल गया, कभी भी तुम्हारा ताज छीना जा सकता है, कभी भी सत्ता पलट सकती है। चल क्या रहा है देश में? ब्रजेश जी ने बहुत बढ़िया तरीके से और गुंजन ने बहुत बढ़िया तरीके से इन बातों को रखा। और एक जो चीज पिछले साल भी था, इस साल भी, जो हमारे देश के पार्लियामेंट में जिन चोरों को हम लोग चुन के भेजते हैं हमारा वोट मांगने के लिए, जो चोर आते हैं हमारे बीच में, पिछले साल उन्होंने कहा था भारत में बनाओ, भारत में बनाओ बोल के प्रधानमंत्री जी निकल गए देश के बाहर, चले गए अमेरिका। भारत में बनाओ बोला गया, भारत के मजदूरों को मतलब और खटो और मेहनत करो, अपना मजदूरी मत मांगो, अपना टाइम मत मांगो, दिन रात मेहनत करो, ये बोल के निकल गए पूंजीपतियों का तलवा चाटने। गए गोरों के देश में, उनके बीच में बैठे, उनके गोद में बैठे, और वहां के जो पूंजीपति हैं उनको उन्होंने कहा कि चिंता मत कीजिए, हमारे यहाँ पे जो मजदूर हैं उनको हम मैनेज कर लेंगे, उनको और ज्यादा मेहनत करवाएंगे, आप आइए भारत में अपना पूंजी लेके। यहाँ पे कोई श्रम कानून नहीं रहेगा, यहाँ के श्रम कानूनों को खत्म कर दिया जाएगा। यहाँ पे मजदूर अगर अपना यूनियन अपना अगर एकता बनाने के लिए यूनियनाइज होगा तो उसको सजा दिया जाएगा। कानून आई, बताया गया कि जो चोर पूंजीपति है, जो तनख्वाह नहीं देता है, कानूनन तनख्वाह, हम तो मिनिमम बात कर रहे हैं, हमको तो भी मैक्सिमम बात करना है, जो न्यूनतम है वो बात हम कर रहे हैं कि न्यूनतम मजदूरी। ऐसे तो देखा जाए ये कारखाने हमारे होने चाहिए, देश हमारे होने चाहिए, इनके मालिक हम हैं, वो बात तो हम करेंगे, उसका भी दिन आएगा। लेकिन न्यूनतम जो हमारा अधिकार है, कहा जा रहा है कि उसका चोरी चलता रहे, चोरी हो उसका, और कारखाना का जो मालिक है वो अपने आप को सर्टिफाई करेगा, अपने आप को सर्टिफिकेट देगा कि मैंने तनख्वाह दे दिया है, पूरा का पूरा तनख्वाह दे दिया है। चोर को अगर ये बोला जाए कि तुम खुद ही अपना वो जज बन जाओ और खुद ही अपने आप को सजा से मुक्त करा लो, तो इससे हास्यास्पद कुछ हो सकती है? शायद नहीं हो सकती है। लेकिन भारत जैसे देश में मजदूरों के साथ ये हो सकता है, और ये होने नहीं दिया जाएगा। ये जो कानून आई है जहां पे कहा जा रहा है कि कारखाना का मालिक अपने आप को सर्टिफिकेट दे देगा कि उसने तनख्वाह दिया है कि नहीं, ये कानून बदलना होगा। ये देश के मजदूर इस कानून को बदलवा के रहेंगे। पिछले साल से इस साल में और क्या तब्दीली हुई है? हमारे देश के पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया है जो बाल श्रम है, बच्चों को मेहनत करवाने के खिलाफ जो श्रम है, बच्चों को मजदूरी कराने के खिलाफ जो श्रम है, उसके खिलाफ जो कानून है, मजदूरी कराने के खिलाफ जो कानून है, उस कानून को बदला गया है। और आप सोचिए, हमारे देश का सरकार कह रहा है कि इस देश में जो बच्चा पैदा होता है वो पैदा होने के बाद मेहनत करे, वो अगर गरीब है, दलित है, तो वो ना जाए स्कूल में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल में जाने का अधिकार उससे छीन लिया गया है। कहा क्या जा रहा है, सुन के शर्म आता है। कहा जा रहा है कि बचपन से ही अगर जो घर वाला जो कामकाज होता है उसको अगर सीख लेगा तो वो बड़ा होकर वो काम अच्छे से कर पाएगा। इसका मतलब है कि जो चमड़ा निकालने के लिए गुजरात में दलितों को पीटा गया, दलितों के बच्चों को कहा जा रहा है कि बचपन से ही वो चमड़ा निकालने का काम
खड़े होके तुम भी पीटो, तुम भी मार खाओ, तुम्हारे भी पीठ में मार का वो दाग दिखे। ये देश का सरकार बोल रहा है, जिस सरकार का काम था कि वो शिक्षा के अधिकार को फंडामेंटल राइट के बतौर मजदूरों को दे। देश के हम सबके पास वोटर आई कार्ड है ना, वोट देने का अधिकार है, सरकार चुनते हैं, देश के नागरिक हैं, तो इस देश के बच्चों को स्कूल जाने का अधिकार देना था। सरकार ने क्या किया? सरकार ने कानून पारित करवाया देश के पार्लियामेंट से, उस पार्लियामेंट में जहां पे हम आप चुन के भेजते हैं। उन्होंने बताया कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि पैदा होने के बाद मम्मी पापा जो काम करते हैं वो काम करे। सेठ का बेटा सेठ बने, दलित का बेटा चमड़ा निकाले, टॉयलेट साफ करे, चमड़ा निकालते निकालते किसी दिन कोई आके पीट देगा, कैमरा में वो बंद करेगा कि पीटा गया, उसको घसीटेगा और ये कारवां चलता रहेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। और ऐसे कानून पास हो रहे हैं हमारे देश के पार्लियामेंट से। ये बाल श्रम, बाल मजदूरी को सही ठहराने का जो कानून है, इस कानून को भी रद्द कराना होगा और देश के मजदूर, देश के छात्र, नौजवान मिलजुल के इस कानून को रद्द कराएंगे। साथियों, एक जो बात ब्रजेश जी ने कहा उसी को मुझे लगता है कि बार बार कहने का जरूरत महसूस होता है कि स्कूल हमारे लिए स्कूल नहीं है, न्यूनतम मजदूरी हमको नहीं दोगे, ठेका मजदूर बना के रख दोगे, हमारे जैसा ही ठेका मजदूर जैसा ही जो काम करेगा उसके जितना तनख्वाह हमको नहीं दोगे। हमारे बच्चों के लिए कहोगे कि तुम्हारा बच्चा भी बड़ा होके टॉयलेट साफ करे और मरी गाय को उठाए। ये सब कुछ हमारे लिए ही करोगे और हम ही को हमारा धर्म बताओगे, हम ही को बताओगे कि हम मजदूरों के बीच में किसका जात क्या है, किसका धर्म क्या है। हम ही को बताओगे कि भारत माता की जय बोलो, बाकी सब भूल जाओ, सिर्फ भारत माता की जय एक बार बोल दो, तुम्हारे बच्चे स्कूल में चले जाएंगे, तुमको डेंगू होगा तो अच्छा तुमको वो मिल जाएगा, इलाज मिल जाएगा, तुम्हारे सारे अधिकार मिल जाएंगे, सिर्फ भारत माता की जय बोल दो, सारे समस्याओं का समाधान। और अगर कोई अपने हक अधिकार के लिए लड़े, कोई अगर यूनियन बनाए, कोई अगर लाल सलाम कहे, कोई अगर न्यूनतम मजदूरी बनाने के लिए आगे बढ़े, कोई अगर स्कूल मांगे, कोई अगर सेहत मांगे, तो बोला जाएगा कि वो भारत माता का सपूत नहीं है। रामजादे और हरामजादे में हमारे देश के नेता देश को बांटते हैं। हमको बताया जाएगा कि मंदिर कहां बनेगा, इससे हमारा पेट भर जाएगा। ये जो दंगाई आज प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं, इनके पार्टी वाले, ये आरएसएस, ये राष्ट्रीय सेवक संघ, ये संघ परिवार घूम घूम के देश में दंगा कराता है। मुजफ्फरनगर में जो मारे जाते हैं, गुजरात में जो मारे जाते हैं, कौन है? मजदूर है। मंदिर के नाम पे उसी मजदूर को मरवाते हैं जिसको स्कूल नहीं दिया, जिसको तनख्वाह नहीं दिया, जिसको हक अधिकार नहीं दिया। हमको बताया जाता है कि हमारा धर्म क्या है, हमारा जाति क्या है। हम बता देना चाहते हैं हमारा कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, हमारा एकमात्र पहचान है कि हम मेहनत कश है, हम मेहनत से देश को चलाते हैं, हम मेहनत से कारखानों को चलाते हैं। हमारे बीच में तुम फूट नहीं करवा पाओगे। हम मजदूर एक दूसरे के कंधे से कंधा मिला के अपने हक अधिकारों के लिए ये आंदोलन चलाएंगे। ये देश हमारी है, ये कारखाने हमारे, हम इसको अपने लिए छीनेंगे। ये चीज आज हमारे लिए जरूरी है। जातिवाद, सांप्रदायिकता, इसके नाम पे जो जहर हमारे बीच में घोला जा रहा है, इस देश को बांटने का जो तैयारी चल रहा है, इस देश को हमको एक करना है। इस देश की एकता का पहचान है मजदूरों की एकता का पहचान। इस यूनिवर्सिटी में मैं काफी दिनों से छात्रा थी और सालों बीत गए, ठेका मजदूर आंदोलन लड़े, उसके बाद जब एकताबद्ध हुए तब जाके 2 सितंबर का दिन देखने को मिला। तब जाके देखने को मिला कि लगातार हर साल 2 सितंबर के दिन यूनिवर्सिटी में कामकाज बंद रहेगा, यह संभव हुआ। और साथियों, इसलिए संभव हुआ क्योंकि आज यहाँ पे जितने मजदूर साथी बैठे हैं,
जो हमारे विश्वविद्यालय को चलाते हैं वो 1-2 का बैच लगा के अपने आप का पहचान करवा रहे हैं एक दूसरे से कि हम अपने यूनियन के मेंबर हैं। हम जाति से बटे नहीं हुए हैं, धर्म से बटे नहीं हुए हैं, लिंग से बटे हुए नहीं हैं। हम एक दूसरे का पहचान है कि हम एक ही यूनियन के कॉमरेड हैं और हम एकताबद्ध हैं। आज अगर यहाँ पे कुछ मजदूर रहेंगे, स्ट्राइक में रहेंगे, तो जेएनयू में बाकी मजदूर भी स्ट्राइक में रहेंगे। और इस एकता से बड़ा डर है देश के सरकार को, इस एकता से बड़ा डर है जेएनयू प्रशासन को। अलग करेगा तो किसको करेगा, सजा देगा तो किसको देगा, निकालेगा तो किसको निकालेगा, कितनों को निकालोगे, काम बंद हो जाएगा, काम इनको चलाना है। और इसीलिए हमारा एकता बहुत जरूरी है, हमारे हक अधिकार के लिए, हमारे मान सम्मान के लिए। यूनियन को साथियों हमको ठीक से चलाना है। हमारा यूनियन सबसे बेहतरीन तरीके से चलेगा, ये गारंटी हम करेंगे। हम गरीब हैं, हमको तनख्वाह पूरा नहीं मिलता है, लेकिन उसके बावजूद हमारा एकता ही हमारे लिए जान है, हमारा एकता ही हमारे लिए अधिकार का गारंटी है। इसलिए यूनियन ठीक से चलेगा। और ये मिसाल है, सोच लीजिए, मैं कहना चाहती हूं, ठेका मजदूर सबसे गरीब आज स्ट्राइक में है, लेकिन जेएनयू के टीचर्स नहीं है। वो अगर होते तो बेहतर रहता। ठेका मजदूर स्ट्राइक में है क्योंकि वो एकताबद्ध है, वो गरीब है, लेकिन अपने यूनियन को चलाते हैं ढंग से, यूनियन नियम माफिक चलाते हैं। और ये ठेका मजदूर के लीडरशिप में, इनके नेतृत्व में साथियों, आने वाले दिनों में जेएनयू का टीचर भी स्ट्राइक में जाएगा, आने वाले दिनों में जेएनयू का सारा कर्मचारी स्ट्राइक में जाएगा। और हम ही को वो नेतृत्व देना है, अपने डिसिप्लिन से अपने यूनियन को ढंग से चला के, अपने यूनियन के मीटिंग्स को ढंग से करवा के, जो निर्णय हम लेते हैं उसको ढंग से लागू करवा के हम इस यूनिवर्सिटी में नेतृत्व देंगे, छात्रों का नेतृत्व देंगे, टीचर्स का नेतृत्व देंगे और कर्मचारी का नेतृत्व देंगे। तभी जाके यकीन मानिए तभी जाके इस यूनिवर्सिटी में जो गरीब छात्र है, छात्रों में जो गरीब छात्र है, उसका हक अधिकार गारंटी होगा। तभी जाके इस यूनिवर्सिटी में ठेका प्रथा सिर्फ मजदूरों के बीच में नहीं आया है, ठेका प्रथा आ गया है टीचर्स के बीच में भी। आज टीचर्स को बताया जा रहा है कि अगर ये करोगे वो करोगे तुमको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लाखों रुपए तनख्वाह मिल रहा है, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा है उनका वो तनख्वाह। लेकिन मजदूर स्ट्राइक कर दिया, मजदूर डरा नहीं। और इसलिए इस यूनिवर्सिटी का सबसे गरीब लेकिन सबसे संगठित मजदूर नेतृत्व देगा। और इस यूनिवर्सिटी में और इसी के साथ साथ देश में ये मिसाल पेश करेगा कि मजदूर का एकता ही नेतृत्व देगा छात्र, टीचर, कर्मचारी सबके अधिकारों की गारंटी के लिए। ये बात कह के मैं अपना बात खत्म करना चाहूंगी कि सिर्फ 2 सितंबर नहीं, जब जब देश का मजदूर तबका ये तय करेगा कि हमको स्ट्राइक में जाना है, हमको अपने हक अधिकार के लिए आज भारत का चक्का जाम कर देना है, तब हम स्ट्राइक में जाएंगे। जगह जगह से मजदूर नेताओं को जेल में भरा गया है। मारुति में जो मारुति यूनियन के नेता है उनको पुलिस ने उठा लिया है, वो जेल में भेजे गए हैं, लेकिन स्ट्राइक हो रहा है। मारुति कारखाना आज बंद है, जेएनयू आज बंद है, वजीरपुर आज बंद है, नोएडा आज बंद है, कलकत्ता में आज बंद है, बेंगलुरु में आज बंद है। और भारत हमारा है, हमारे हक अधिकार के बिना भारत नहीं चलेगा। शुक्रिया, इंकलाब जिंदाबाद।